नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वॉच एब्सोल्यूट सिनेमा में। तो अगर आप विंस गिलिगन के फैन हो, तो आपने उनकी आइकॉनिक सीरीज तो देखी ही होगी जिसका नाम है ब्रेकिंग बैड या बेटर कॉल सॉल। और अगर आपने ये बेहतरीन सीरीज नहीं देखी है, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो दोस्तों। तो आप इन दोनों सीरीज को हिंदी में भी देख सकते हो, बट उसके लिए आपको इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर छोड़िए इन दोनों सीरीज को, हम बात करेंगे एक गिलिगन की नई वेब सीरीज जो हाल ही में एप्पल टीवी में रिलीज हुई है। उसके एक एक एपिसोड को हम हिंदी में समझेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं प्लूरीबस के एपिसोड 1 की कहानी के बारे में। शुरुआत में हम स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर को देखते हैं, जिसे हम आम भाषा में लैब भी बोलते हैं। और ये अंतरिक्ष के बाहर है, मतलब पृथ्वी के बाहर है ये जितने भी साइंटिस्ट हैं। और वहां वो कुछ सिग्नल को ट्रैक कर रहे होते हैं जो 600 लाइट ईयर्स दूर से आ रहा है, और जो हर 78 सेकंड्स में बाउंस होकर गिर जाते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये सिग्नल आखिरकार है क्या। तो दोस्तों, मैं इसमें जो टेक्निकल टर्म यूज हो रहा है, जैसे कि लाइट ईयर, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। लाइट ईयर मतलब कि वो दूरी जो लाइट एक साल में तय करती है। तो 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी कि 600 लाइट ईयर कितना हो गया, 5,500 ट्रिलियन किलोमीटर। तो सोचिए ये कितनी दूर से ये सिग्नल आ रहे हैं, और ये कुछ ऐतिहासिक घटना घटने जा रही है इस एपिसोड में। तो सबका सवाल ये है कि ये संदेश आखिरकार है क्या, इसे कैसे डिकोड करें। तभी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति इस संदेश को देखता है और पाता है कि ये सिग्नल बाइनरी नहीं बल्कि क्वाटरनरी है। तो दोस्तों, बाइनरी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक भी नॉलेज है, तो आपको पता होगा जो हमारा कंप्यूटर है वो दो ही नंबर को समझता है, 0 और 1। उसके अलावा उसे कुछ समझ में नहीं आता, कोई सी भी भाषा नहीं आती। तो 0 और 1 को ही वो समझता है। बट अब आपका सवाल होगा कि कंप्यूटर में तो हम देखते हैं इंग्लिश में भी है और हिंदी फॉन्ट भी देखते हैं। तो उसके लिए कंप्यूटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है जो कि इस कोड को हमारी भाषा में बदल देता है। तो यहाँ पे भी जो ये जितने भी साइंटिस्ट है, उसमें से एक को लगता है कि ये बाइनरी नहीं बल्कि क्वाटरनरी है। मतलब इसमें 4 वैल्यूज है, और 4 वैल्यूज के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो उसको एट द एंड ये लगता है कि ये आरएनए के सीक्वेंस है। और ऐसा उसे इसलिए लगता है क्योंकि आरएनए में भी 4 बेस होते हैं। पहला होता है एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 4 बेस होते हैं आरएनए के। तो अगर आपने बायोलॉजी की, अगर आपको नॉलेज है, मतलब नॉलेज नहीं, अगर आपने 11th 12th में बायो ली होगी, तो इन चारों के बारे में आपने सुना होगा। बट इस सीरीज में हमें इनके बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना समझ लो कि आरएनए के 4 बेस होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। और आरएनए के बारे में भी मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। आपने डीएनए के बारे में तो सुना ही होगा, जो हमें हमें हमारे माता पिता से मिलता है, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो डीएनए क्या करता है, ये हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में आरएनए इन डीएनए को पहुंचाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया डीएनए और आरएनए के बीच में। बस इतना ही हमें जानना है, इससे ज्यादा हमें कुछ जानना भी नहीं है इस सीरीज को समझने के लिए। तो ये सारे इवेंट्स प्लूरीवर्स की कहानी के लगभग 1.5 साल पहले बीत चुके हैं। और आपको टाइमर भी दिख रहा होगा, और जितना भी मैंने ऊपर आपको बताया है, ये 1.5 साल पहले ये घटना हो चुकी है। अब साइंटिस्टों ने ये जितने भी सिग्नल आए थे, ये अब इसकी टेस्टिंग वो चूहों पे करते हैं। अलग अलग चूहों या अलग अलग छोटे मोटे जानवर, जैसे कि चूहे हो गए, खरगोश हो गया, छोटा सा सुअर हो गया, इसमें टेस्टिंग जारी रखते हैं। अब साइंस से हटते हुए हम देखते हैं एक डगलस टेक्सास की एक पॉपुलर ऑथर, जिनका नाम है कैरोल स्टार्क। और कैरोल वही है, इससे पहले आपने जो जो यहाँ पे जो कैरोल का जो एक्टिंग कर रही है जो एक्ट्रेस, उनको आपने बेटर कॉल सॉल में भी देखा होगा। वहां पे उन्होंने किम वेक्सलर की भूमिका अदा की थी। तो यहाँ पे वो कैरोल स्टार्क बनी है, और एक्ट्रेस का नाम है रिया सियोन। तो अगर आप उनके फैन हो, तो आपको ये सीरीज, उनकी एक्टिंग देख के आपको हैरान कर देगी ये सीरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैरोल यहाँ पे क्या है, एक पॉपुलर ऑथर है बुक्स की। तो वो एक इवेंट्स में आ रखी है जहाँ पे वो अपनी चौथी नॉवल, जिसका नाम है विंस ऑफ किफरो, उसको इनॉग्रेट करने जा रही है। और ये उनकी एक चौथी बुक सीरीज है।
और बुक रीडिंग और ऑटोग्राफी सेशन के दौरान वो अपने दोस्त जितने भी ऑडियंस वहां पे आई होती है उनके साथ हंसी मजाक करती है। और यहाँ पे उनकी एक दोस्त भी है जिसका नाम है हेलेन, जो कि उनकी पर्सनल मैनेजर भी है और एक उनकी दोस्त भी है। लेकिन उनके अंदर एक मतलब वो जितने भी इवेंट्स में है सब हंसी मजाक करते हैं और काफी फैंस इंटरेक्ट करते हैं कैरोल के साथ और मजाक करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने बुक लिख रखी है वो बुक क्या है, एक फिक्शनल स्टोरी लिखती है। जैसे कि आपने गेम ऑफ थ्रोन देखी होगी, तो गेम ऑफ थ्रोन में भी क्या है, एक फिक्शनल स्टोरीज है। जैसे कि आपने गेम ऑफ थ्रोन में डायनासोर देखा होगा जो कि आग फेंकते हैं, और बहुत सारी चीजें, जादू टोना, बहुत सारी चीजें आपने देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन में। तो उसी टाइप की बुक ये हमारी मेन एक्ट्रेस लिखती है, कैरोल लिखती है। तो कहानी 1 महीने पहले उस रात में जाती है जहां जॉन्स हॉस्पिटल आर्मी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जैन और डॉक्टर डी एक लैब में पहुंचते हैं, जहां पे मैंने आपको पहले बताया था चूहों पे ये टेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें अलग अलग डीएनए के साथ इंजेक्ट किया जाता है अलग अलग चूहों में। और जैसे ही अगर कुछ फेल होता है तो वो इन चूहों को गैस या सुई चुबाकर मार देते हैं। क्योंकि इसका एक कारण है दोस्तों, क्योंकि अगर वो उन्हें नहीं मारेंगे तो वो वायरस उन साइंटिस्ट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, इसके कारण वो उन्हें मार देते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो जानवरों और इन छोटे छोटे जानवरों पे कितना अत्याचार होता है लैब में। तो जितनी भी हमारी दवाइयाँ बनती है तो इनको अपने ऊपर टेस्टिंग से ये गुजरते हैं, ये मासूम जानवर, तब जाके हम हमें जेनेटिक मेडिसिन मिलती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। लैब में एंटर होते ही जैन पाती है कि एक चूहा मरा हुआ सा है, लेकिन उसकी हार्ट बीट तेज है। अचानक चूहा दौड़ पड़ता है और डॉक्टर डी को काट लेता है। जैन तुरंत ही उस जगह को इन्फेक्शन को साफ करती है, लेकिन डी के भीतर डर, पैनिक और एंजाइटी फैल जाती है। वे उसे डिसइंफेक्शन रूम में लेके जाते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब कि जहाँ पे किसी को इन्फेक्शन ना हो, एक अलग से रूम में लेके जाते हैं। कुछ ही मिनट में डी शांत होता है, लेकिन अचानक वायरस मानो इंसानों में भी फैल गया है। मतलब वो फैल जाता है, लैब में जितने भी है सभी में वो धीरे धीरे फैलने लगता है और सब लोग एक ही डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और उसके बाद सब अपने सलाइवा को इकट्ठा करने लगते हैं। और इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्तों, सब अपने सलाइवा को इकट्ठा करके जितने भी फूड होते हैं लैब में उसमें अपनी सलाइवा लगाते हैं, थूक लगाते हैं, ताकि ये सब सब इससे इन्फेक्टेड हो जाए। तो जो भी इस वायरस से इन्फेक्ट होता है वो ऐसी हरकतें करने लगता है अभी तक। तो सबकी मेंटल स्थिति किसी बाहरी शक्ति के कंट्रोल में है, जैसे कि माइंड वायरस उनके दिमाग में इंजेक्ट हो रहा हो। और ऐसे ही सीन दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स में एक सीरीज आई थी जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड, वहां पे भी कुछ ऐसे ही होता है, जॉम्बी टाइप का सीन। तो अभी तक ऐसा देखने को मिल रहा है इस सीन में। अगली सुबह कैरल और हेलन हेलन जो उनकी दोस्त है, अपने बुक टूर के बाद अल्बरकुक से लौट रहे होते हैं। अल्बरकुक दोस्तों वही जगह है जहाँ पे शूटिंग हुई थी बेटर कॉल सॉल और ब्रेकिंग बैड की। तो जो हमारे क्रिएटर है उनको ये जगह से काफी लगाव है। तो ये जो मेन एक्ट्रेस है हमारी वो वहीं से लौट रहे होते हैं, मेन एक्ट्रेस और हेलन। एयरपोर्ट पर बुक को सबसे ऊपर रखते हैं ये दोनों, फिर बार में चले जाते हैं। हेलन ड्राइव करने वाली है, इसलिए वो ड्रिंक नहीं लेती। उनकी कार सेल्फ ड्राइविंग है जो तभी स्टार्ट होती है जब ड्राइवर ने पी नहीं रखी होती है, मतलब अगर उन्होंने अल्कोहल नहीं लिया होगा तो वो तभी चलेगी। एलोन मस्क वाली गाड़ी है उनके पास, उससे भी आगे की। तो यहाँ पे बार में वो एक टीवी में देखते हैं जहाँ पे लॉकडाउन की न्यूज़ आती है, पर वो उसको इग्नोर करते हैं दोनों। बार के बाहर कैरोल आसमान में देखती है अजीब सी लकीरें और कई प्लेन्स को वो देखती है जो कि उसे एबनॉर्मल सा लगता है। बीच में एक आदमी ट्रक लेकर निकलता है और बगल में खड़ी गाड़ी पर ठोक देता है। हेलन भी अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। कैरोल को इससे घबराहट होती है और वह बार के अंदर
जाती है और जहाँ पे उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते हैं और सब लोग इमोशनलेस है क्योंकि वो जितना भी चिल्लाती है कैरल ये सब देख के उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद कैरल हेलन को हॉस्पिटल में लेके जाती है और रास्ते में वो देखती है जगह जगह में हंगामा और आग लगी पड़ी है। माँ का भोसड़ा आग। हॉस्पिटल में पहुंचने पर हालात अलग नहीं बल्कि उनको भी इस वायरस ने अपने इन्फेक्शन में ला दिया है और सब एक मशीन की तरह चलने लगते हैं। हॉस्पिटल में हेलन की मौत के बाद अचानक सभी इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब दोस्तों अब हेलन मर चुकी है। कैरोल अब काफी शोक में है। फिर दिमागों का कनेक्शन देखने को मिलता है हमें। मतलब सभी जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं सब एक एक माइंड को अब शेयर कर रहे हैं। सबका दिमाग एक जैसा हो गया है और ओनली इसका असर अभी कैरल पर नहीं है, बाकी सब इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं। और कैरल पे ये क्यों नहीं असर कर रहा, इसका सवाल तो अभी मैं भी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि इस एपिसोड में इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। घर लौटने पर कुछ बच्चे घर खोलने की सही जगह बताते हैं कैरल को और उन्हें ये सही जगह कैसे पता है, शायद उन बच्चों को भी इस वायरस ने अपने इन्फेक्शन में ला दिया है, उन्हें वो भी इन्फेक्टेड है इस वायरस से। उनका और कैरोल हैरान है कि उनको मेरे पिछले जीवन के बारे में कैसे पता है और उन्हें ये कैसे पता है कि घर की चाबी यहीं पे रखी हुई है। फिर टेलीविजन में हम देखते हैं प्रेसिडेंट की स्पीच आती है जो सीधे कैरल से बात करता है। तो मतलब कि जो प्रेसिडेंट है जो टीवी पे आ रहा है वो भी उसे भी इस वायरस ने अपने इन्फेक्शन में ला दिया है। तो अगर तुम्हें समझ और वो कैरल से कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ और अधिक जानकारी चाहिए तो एक टीवी में एक नंबर आता है और वो कहता है कि इस पर कॉल करो। इसके बाद कैरल और डेविड डफलर यूएसए के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी की बातचीत से हमें पता चलता है कि ये किसी एलियन का अटैक नहीं बल्कि ये एक ऐसा वायरस है जो इंसानों के लिए डेंजरस नहीं है। ये वायरस एक तरीके का एक मेंटल कनेक्शन है जिसको एक साइको ग्लू भी कह सकते हैं हम, जो सबके दिमाग को कनेक्ट कर देता है। लेकिन इसका असर कैरोल पे नहीं होता। तो दोस्तों हमने ऊपर जाना था आरएनए के बेस के बारे में मैंने आपको बताया होगा पहले। तो आरएनए क्या होता है, आरएनए के बारे में मैंने आपको बताया था जो हमारे बॉडी एक इंसान के बॉडी पार्ट से वन बॉडी पार्ट से अनदर बॉडी पार्ट में आरएनए डीएनए को पहुंचाता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सिंगल बॉडी में ना होके अलग अलग इंसानों में जा रहा है ये आरएनए बेस, जो साइंटिस्ट को 1.5 साल पहले पता चला था। तो ये अब सारे इंसानों में फैल चुका है बट ये अभी तक डरावना नहीं है। ये अभी तक इंसानों की मदद ही कर रहा है क्योंकि सबका दिमाग एक जैसा हो गया है, सबको एक दूसरों के बारे में पता है। तो पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ 12 लोग ऐसे हैं जिसपे इस वायरस का असर नहीं हुआ है। क्यों, इसके बारे में तो अभी हमें अगले एपिसोड में जानना पड़ेगा, उसके लिए आगे के एपिसोड हमें देखने पड़ेंगे। तो चलिए, और स्क्रीन में जो घड़ी टाइमिंग आती है वो दोबारा से टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है और आगे क्या होगा उसके लिए तो हमें अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो या आपको लगता है कि कोई पॉइंट कुछ मिसिंग है इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्योंकि मैं आपके कमेंट को डेली पढ़ता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।